जय हिंद साथियों, किसान आंदोलन का 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है। काफी लंबे समय से किसान सड़कों पर है, आंदोलित है, लेकिन सरकार का जो रवैया उनके प्रति है, देश के अन्नदाताओं के प्रति जिस प्रकार की उदासीनता सरकार दिखा रही है, संवेदनहीनता दिखा रही है, उसका उदाहरण कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। देश के वो किसान जो हमारे आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, हमारा आपका पेट पालते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबके बच्चे इन्हीं का पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं। आज वो अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर, तो उसे पानी की बौछारें झेलनी पड़ती है। इस ठंड के महीने में उसको लाठियों से पीटा जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और तो और उसको आतंकवादी कहा जाता है, उसको खालिस्तानी कहा जाता है, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, उसको अर्बन नक्सल कहा जाता है, उसको पाकिस्तान और चाइना से मिला हुआ कहा जाता है, उसको एक साजिश करता पेंट करके पेश किया जाता है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का कितना बड़ा उदाहरण है ये, कि जो अन्नदाता आपके हमारे लिए अनाज पैदा करता है और उन्हीं का पैदा किया हुआ अनाज भाजपाई भी खाते हैं, आज सारे के सारे भाजपाई उन्हीं अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं। वो अन्नदाता जिनका बेटा जब वो धरने पर थे, आंदोलन पे थे, बेटा सुखबीर सिंह सीमा पर शहीद हो गया। बेटा भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, पिता धरती माता की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है, और ऐसे किसान को आप आतंकवादी कहते हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से कि कितना कमजोर है तुम्हारा गृह मंत्री, कितनी कमजोर है तुम्हारी सरकार, कि तुम्हारी सरकार के रहते हुए आंदोलन में कभी पाकिस्तानी घुस जाते हैं, कभी चाइना वाले घुस जाते हैं, कभी अर्बन नक्सल घुस जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग घुस जाते हैं, कभी खालिस्तानी घुस जाते हैं, कभी आतंकवादी घुस जाते हैं। अरे अगर तुमसे देश नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दो, लेकिन ये झूठे आरोप लगाकर किसानों को बदनाम करना बंद करो। और तुम्हारी देशभक्ति क्या है? तुमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी को नहीं चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद उधम सिंह के वंशजों को, शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को, लाला लाजपत राय जी के वंशजों को, और वो लोग, वो हजारों लोग जो जलियांवाला बाग कांड में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके वंशजों को भाजपाइयों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। क्योंकि इन भाजपाइयों की असलियत क्या है, ये भाजपा की क्या असलियत और सोच है? मैं तो पूछता हूं, आरएसएस और बीजेपी के लोगों, बताओ, तुम्हारी विचारधारा से जुड़े हुए 10 लोगों का नाम बताओ जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी है। तुम वो लोग हो जिन्होंने नागपुर के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तुम वो लोग हो जिसने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता किया। तुम्हारी असलियत यह है कि कारगिल शहीद के ताबूत में घोटाला किया गया तुम्हारी सरकार के दौरान। तुम्हारी असलियत यह है कि मोदी सरकार ने आईएसआई को भारत बुलाकर भारत माता को अपमानित किया, उनसे जांच कराई। तुम्हारी असलियत यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, बिना बुलाए चले जाते हैं, और आज आप दूसरों की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं, दूसरों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ क्यों करते हैं भाजपाई? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपके दिमाग में फर्जी राष्ट्रवाद की बातें कर करके जो अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को किसानों का हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को नौजवानों का हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं, व्यापारियों का हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी आपने सोचा, कभी गंभीरता से विचार किया आपने किस वर्ग को फायदा हुआ मोदी सरकार से? कभी इसके बारे में 1 मिनट भी समय लगा के आपने सोचा? आज मैं इन्हीं मुद्दों पे आपसे बातचीत करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आपको मोदी जी और उनकी सरकार मूर्ख समझती है, नासमझ समझती है, और समझती है कि आपको कुछ भी नहीं आता, जो मन में आए सरकार करेगी, और अगर आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाए।
आपको पाकिस्तान से मिला हुआ बता दिया जाएगा। आपको कहा जाए कि आपको आंदोलन के लिए भड़काया जा रहा है। इस बिल की बात कर लेते हैं पहले। यह बिल आपको कहा जाता है किसानों के हितैषी बिल है। यह बिल आपके बारे में आपको कहा जाता है कि यह किसानों के हित में बिल बनाया गया है, देश के करोड़ों किसानों का भला होगा इससे। कभी आपने 1 मिनट समय लगाकर सोचा, अगर यह किसानों के हित का इतना अच्छा बिल था, अगर करोड़ों किसानों के हित में मोदी जी ये बिल बना रहे थे, तो किसान संगठनों से कोई बातचीत क्यों नहीं की? किसान संगठनों को पहले क्यों नहीं समझाया कि यह बिल बहुत अच्छा है और आपके लिए है? लॉकडाउन के दौरान जब दुनिया की सबसे बड़ी आपदा हिंदुस्तान में आई थी, उस आपदा में अवसर तलाशते हुए मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए यह बिल पास किया। इतनी क्या जल्दी थी आपको? क्या जल्दी थी आपको यह बिल पास करने की? आज मैं आपको बताता हूं कि जल्दी क्या थी। आज मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं कि यह बिल बनाया किसके लिए गया है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रभक्त अपने आप को कहने वाले, देशभक्त अपने आप को कहने वाले, कैसे इन्होंने भारत माता का सौदा किया है। और यह बिल अडानी की गुलाम सरकार ने अडानी के लिए बनाया है, अंबानी के लिए बनाया है। यह बिल अडानी की गुलाम सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अडानी के चंदे से पार्टी चलाते हैं, अडानी के चंदे से दफ्तर चलाते हैं, अडानी के चंदे से इनकी रैलियां चलती हैं, अडानी के लिए कानून देश के अंदर बनाते हैं, अडानी के हाथों एयरपोर्ट बेचते हैं, अडानी के हाथों पोर्ट बेचते हैं, अडानी के हाथों बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी बेचते हैं, और अडानी के हाथों देश की कृषि का सौदा इन्होंने किया है, किसानों का सौदा किया है। एक एक करके मैं कागज दिखाऊंगा। 2.5 साल पहले 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने के लिए 2017-18 में 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन अडानी देता है। किसको? खट्टर सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को। और खट्टर सरकार इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, कहती नहीं हम लैंड यूज चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कितनी क्रांतिकारी सरकार है। बताओ, अडानी को जमीन देने से मना कर दिया, अडानी का लैंड यूज चेंज करने से मना कर दिया, ऐसा नहीं है। अगली कहानी सुनिए। 7 मई 2020 को, यह दूसरा कागज है, जब दफ्तर बंद थे, जब ऑफिस बंद थे। याद कीजिए 7 मई का दिन, जब देश में लॉकडाउन था, किसी को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी, रेलवे ट्रैक पे लोग मर रहे थे, सड़कों पे मजदूर मर रहे थे। 1300 किलोमीटर एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर बिठा के ले जा रही थी। लोग दुश्वारियों में अपनी जिंदगी बिता रहे थे। आपदा थी, महामारी थी, दुनिया का सबसे बड़ा संकट था। केमिकल का छिड़काव करके मजदूरों को अपमानित कर रहे थे वाजपेयी। ऐसे दौर में ऑफिस खोल के, दफ्तर खोल के 7 मई 2020 को खट्टर ने 100 एकड़ जमीन लैंड यूज चेंज करके कोल्ड स्टोरेज के लिए किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। 7 मई 2020 लॉकडाउन के दौरान अडानी को दे दिया। यह किसके लिए बिल बनाया जा रहा है, समझ में आया आपको? 7 मई 2020 और 5 जून 2020 को, जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग लड़ रहे थे और मोदी जी आपदा में अवसर तलाश रहे थे, आपसे ताली थाली बजवा रहे थे, 9 मिनट आपको अंधेरे में बिठा रहे थे। जब आप अंधेरे में बैठे थे तो उजाले के अंदर यह कानून पास कर दिया गया। ये अध्यादेश के जरिए, बिल के जरिए, चर्चा करा के नहीं, पार्लियामेंट में लाके नहीं, बहस करा के नहीं, किसानों को विश्वास में लेके नहीं, किसान संगठनों को विश्वास में लेके नहीं, बगैर चर्चा कराए ऑर्डिनेंस के जरिए। जबकि ऑर्डिनेंस, अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है। कौन सी विशेष परिस्थितियां थी? मोदी जी बताइए, इस देश को बताइए, किसानों को समझाइए, वो कौन सी विशेष परिस्थितियां थी कि 7 मई 2020 को 100 एकड़ जमीन अडानी को मिलती है और 5 जून 2020 को ये कोल्ड स्टोरेज बनाने की जमीन के लिए आपने कानून बना दिया। असीमित भंडारण देश में कोई भी पूंजीपति अडानी कर सकता है। तो ये अडानी की गुलाम सरकार ने अडानी के लिए ये बिल बनाया है, अंबानी के लिए ये बिल बनाया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए ये बिल बनाया है, किसानों के लिए ये बिल नहीं बनाया। और कल एक टीवी चैनल पे जब मैंने यही सवाल खड़ा कर दिया
तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी की गुलाम सरकार और अडानी के गुलामों के गुलाम लोग, जिनकी हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की अडानी से, जिनकी हिम्मत नहीं है खट्टर से सवाल पूछने की, मोदी जी से सवाल पूछने की, वो बौखला गए, मेरे सवालों से बौखला गए। उनके पास जवाब नहीं था। अभी भी मैं कहता हूं, अगर आप निष्पक्ष चैनल हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो पूछिए इन सवालों को। 7 मई को 100 एकड़ जमीन मिलती है और 5 जून को देश में असीमित भंडारण का कानून बन जाता है। ये किसके लिए बिल बनाया गया? सवाल पूछिए, हिम्मत है तो। और मैं अब आपको दिखाता हूं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये इन्हीं लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है, अडानी और अंबानी के लिए। इनकी कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। ये सब किसान बन गए हैं अब। ये अडानी अंबानी सब किसान बन गए, इतनी कंपनियां हैं इनकी। देख लीजिए आप, मैं पढ़ के सुनाता हूं। रिलायंस एग्रोट्रेक लिमिटेड, रिलायंस एग्रो ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एग्रो फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एग्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, रिलायंस डेयरी फूड्स लिमिटेड, रिलायंस हाइपर मार्ट लिमिटेड, रिलायंस इंटीग्रेटेड एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड, रिलायंस प्रोटीन्स लिमिटेड, रिलायंस फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज लिमिटेड, रिलायंस एग्री प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, रिलायंस फूड प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, रिलायंस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, रिलायंस न्यूट्रिशनल फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, रिलायंस लॉजिस्टिक्स बरनाला लिमिटेड, रिलायंस लॉजिस्टिक्स भटिंडा लिमिटेड, रिलायंस एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, रिलायंस एग्री लॉजिस्टिक्स दाहोद लिमिटेड, रिलायंस एग्री लॉजिस्टिक्स दरभंगा लिमिटेड, रिलायंस नहीं, अब ये रिलायंस के बाद अडानी आ गया। अब अडानी आ गया। अब अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, अडानी फ्रेश लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स बरनाला लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स भटिंडा लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स बोरीवली लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स दाहोद लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स दरभंगा लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स देवास लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स धामोरा लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स होशंगाबाद लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कन्नौज लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स किथार लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स मानसा लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स मोगा लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स एमपी लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स नकोदर लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स पानीपत लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स रामन लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स समस्तीपुर लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स सतना लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स उज्जैन लिमिटेड, अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अब आ जाइए पतंजलि नेचुरल बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि नेचुरल कमोडिटीज लिमिटेड, ऐसे करके ये तमाम कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब ये सब खेती किसानी के प्रोडक्ट में बड़े बड़े व्यापार करने के लिए लोग आ गए। ये करेंगे धंधा, ये करेंगे व्यापार, इनके लिए बिल बनाया गया है।
इतनी कंपनियां इन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा ली हैं। इसको समझिए, पहचानिए। ये देश की सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार मैं इसको क्यों कहता हूं? ये सब कुछ धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं, पूरा देश बेचते जा रहे हैं। हमको आपको नींद से जगना होगा, हमको आपको इनसे सवाल पूछना होगा। देश को बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया गया है, लाखों करोड़ रुपए का, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। और किन किन लोगों का हुआ है? अडानी अंबानी बंधु के अलावा नीरव मोदी, निशांत मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, कल्पेश वैद्य, आशीष जोबन, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीर कालरा, जतिन मेहता, उमेश पारिख, कमलेश पारिख, निर्लेश पारिख, विनय मित्तल, एकलव्य गर्ग, चेतन जयंतीलाल, दंपति बेन चेतन, राजीव गोयल, अलका गोयल, रतीश जैन, हितेंद्र नागेंद्र भाई पटेल, मयूरी बेन पटेल, आईसी भाई पटेल, सुरेश भाई पटेल। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन लोगों के ऊपर है, 10 लाख करोड़ रुपए का। और ये सब कुछ बट्टे खाते में डाल दिया गया है। 10 लाख करोड़ का कर्जा बट्टे खाते में, इनका नाम हटा दिया गया। अब ये खाते में नहीं दिखेंगे आपको। तो ये है 10 लाख करोड़ रुपए देश का डुबा कर बैठी हुई सरकार। और इसमें ज्यादातर जो नाम है ये मोदी जी के मित्रों हैं, गुजरात के हैं, ज्यादातर नाम है। इसमें कोई भी एक भी जो नाम है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अर्बन नक्सल भी नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी नहीं है, ये खालिस्तानी भी नहीं है। ये जितने भी नाम हैं इसमें से कोई आम आदमी पार्टी के नहीं है। तो आप इनसे वापस क्यों नहीं लेते पैसा? क्या मजबूरी है? ये 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वापस लेके हिंदुस्तान में स्कूल बनाए जा सकते हैं, अस्पताल बनाए जा सकते हैं, सड़कें बनाई जा सकती हैं, नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। तो ये आपके पूंजीपति मित्र जो हैं, ये 10 लाख करोड़ रुपए देश का खा के बैठे रहेंगे। इनसे आप सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते। 10,000 रुपए भी अगर कोई गरीब आदमी, नौजवान, फल वाला, ठेले वाला, अगर उसका कर्जा बाकी है, उसका कॉलर पकड़ के उसको जेल में बंद कर देते हो। और दिन रात पता नहीं क्या क्या भाषण देते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं कि बड़ी देशभक्त सरकार है। 10 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया। 23.5%, 9% देश की जीडीपी नीचे चली गई, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। और आपको झूठे सपने, झूठी बातें, झूठी चर्चा करके गुमराह किया जाता है। और सबसे बड़ा मूर्ख इस देश की जनता को मोदी जी समझते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब जीएसटी लेके आए, बोले बहुत अच्छा कानून है, आधी रात को हम आपको आजादी दे रहे हैं, आपको यह कानून समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देखिए, बहुत बढ़िया क्रांतिकारी का कानून है। कानून क्या था? 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। पूरे देश के व्यापारियों ने आंदोलन किया। बोले मनाओ देशवासियों, जश्न मनाओ, लता मंगेशकर का गाना सुनो, अमिताभ बच्चन को देखो, रात में हम 12 बजे तुमको आजादी दे रहे हैं। और 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। आज तक राज्यों का शेयर नहीं देते जीएसटी का, और सारे व्यापारी खाली जीएसटी भरने में परेशान रहते हैं। कहते हैं आपको समझ में नहीं आता, बहुत अच्छा हम व्यापारियों के लिए कर रहे हैं। फिर नोटबंदी लेके आए और जीएसटी के नियमों में कई बार बदलाव कर लिया। अरे भैया, जब इतना अच्छा था तो उसके नियम कानून तुम बार बार बदलते क्यों हो? इसका मतलब तुम्हें खुद ही कुछ नहीं पता था, बेसिर पैर का कानून लेके चले आते हो। फिर नोटबंदी लेके आए, लोगों ने हल्ला मचाया, बोले नहीं तुम्हें मालूम नहीं, बहुत अच्छा कानून है, नोटबंदी से पूरे देश की तकदीर बदल जाएगी, आपको मालूम नहीं है कितना भला होगा देश का, काला धन खत्म, आतंकवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म, देश की अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी।
50 दिन का मौका दे दो, किसी भी चौराहे पर खड़े कर देना, पता नहीं क्या क्या बातें, आंसू बहाना, रोना धोना। नोटबंदी के इतने साल हो गए, आज तक कोई फायदा बता पाए? देश बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कहते आपको समझ में नहीं आता नोटबंदी? बहुत अच्छा कानून है। 69 बार नोटबंदी के नियमों में बदलाव किया इसी सरकार ने, जो उस नोटबंदी को लागू करती है। आज ये बोलती थी, सुबह फिर वो बोलती थी, शाम को फिर ये बोलती थी, सोते में फिर ये, जगते में फिर ये। उसके बाद प्लेटफॉर्म बेचने लगे। हम लोगों ने पूछा, भाई रेल का प्लेटफॉर्म क्यों बेच रहे हो, ट्रेनें क्यों बेच रहे हो? बहुत अच्छा देश हित में काम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बीपीसीएल बेचने लगे। हमने कहा भाई मुनाफे की कंपनी है बीपीसीएल, आप बीपीसीएल क्यों बेच रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है आपको, देश हित में काम हो रहा है, मत बोलिए देश हित में। भैया अडानी को एयरपोर्ट क्यों दे दिया आपने? देश का एयरपोर्ट है, भारत का एयरपोर्ट है, अडानी को एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हो? देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है आपको, देश हित में अडानी को एयरपोर्ट बेचना। एयरलाइंस बेच रहे हो, एयर इंडिया बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है आपको, देश हित में एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, देश हित में एयर इंडिया बेची जा रही है, देश हित में कोल बेचा जा रहा है, देश हित में सेल बेचा जा रहा है, देश हित में रेल बेचा जा रहा है। अरे एलआईसी क्यों बेच रहे हो भैया? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी वो एलआईसी जो मुनाफे की कंपनी है, उसको आपको नहीं समझ में आ रहा है। देश हित में एलआईसी बेचा जा रहा है, देश हित में बैंकिंग सेक्टर बेचा जा रहा है। और हम आप इनके भाषणों से और टीवी पे जिस तरीके से ये लोग दबाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, जिस तरह का आक्रामक भाषण देते हैं, मुकदमे लिखवाते हैं, गर्दन पकड़ के जेल में डाल देते हैं, इन सब चीजों से हम लोग आतंकित हो जाते हैं। तो ये रेल बेचे देश हित में, सेल बेचे देश हित में, कोल बेचे देश हित में, बैंकिंग सेक्टर बेचे देश हित में, एयरपोर्ट बेचे देश हित में, एयर इंडिया बेचे देश हित में, एलआईसी बेचे देश हित में, देश के किसानों को बेचे देश हित में, देश के नौजवानों को बेचे देश हित में। और आप सब कुछ बर्दाश्त करते जाते हैं, सहन करते जाते हैं। आपको मूर्ख समझती है सरकार, उसको मालूम है इनको जाति धर्म में उलझा कर रखो, किसी को खालिस्तानी बता दो, किसी को पाकिस्तानी बता दो, अपना और अपने भाइयों का, अपने मित्रों का काम करते रहो। मित्रों कौन? अडानी और अंबानी, जिनके चंदे से इनकी पार्टी चलती है, जिनके चंदे से इनकी सरकार चलती है। और मुझे खुशी है कि अब इस देश के लोगों ने पहचानना शुरू किया है, किसान भाइयों ने लाखों जियो के सिम तोड़े हैं और जियो का बहिष्कार किया। अडानी अंबानी का, इन पूंजीपतियों का बहिष्कार करना होगा। इनको इनकी हैसियत बतानी होगी। ये देश के किसानों के हित को कुचलकर राज नहीं कर सकते। ये देश के लोगों के हित को कुचलकर हमारा एयरपोर्ट ले लेंगे, रेल ले लेंगे, हमारा पोर्ट ले लेंगे, सब कुछ लेते जाएंगे, पूरी देश की संपत्ति को मोदी जी बेचते जाएंगे। कब तक चुप रहोगे? कब तक बर्दाश्त करोगे? और सब कुछ देश हित के नाम पे होता है इनका, सब कुछ देश हित के नाम पर। तो आप लोगों से अपील है, अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, जागिए, जागिए अपने हक के लिए, जागिए किसानों के लिए, जागिए इस देश की संपत्ति को बचाने के लिए, जागिए और याद करिए कि क्या क्या वादे करके ये लोग आए थे। सुप्रीम कोर्ट में कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट लिख के दिया, पहले वादा किया हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, फसल के लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कह दिया हम 1.5 गुना दाम किसानों को फसल की लागत मूल्य पर नहीं दे सकते। कैसे आपके ऊपर कोई विश्वास कर लेगा? एमएसपी की गारंटी कानून में कहीं नहीं लिखा है, तीनों कानून में कहीं नहीं लिखा। किसान कहते हैं एमएसपी की गारंटी दे दो, कहते हैं पहले भी नहीं था। अरे पहले तो जीएसटी भी नहीं था, नोटबंदी भी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं थी, असीमित भंडारण भी नहीं था। अब दे दो एमएसपी की गारंटी, कहते नहीं देंगे, भाषण दे दिया मान लो। अरे भाषण में तो तुमने 2 करोड़ रोजगार भी दिया था, भाषण में 15 लाख भी दिया था, भाषण में कालाधन भी लाने की बात कही थी, भाषण में तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बनाने की बात कही थी। तुम्हारे भाषणों पे कौन विश्वास करेगा मोदी जी?
भाषण तो आप कुछ भी देते रहते हैं, करते कुछ नहीं है जमीन पे। फिर इस कानून में क्या लिख दिया? असीमित भंडारण की छूट, यानी जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को लीगलाइज कर दिया। और यह कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, याद रखना। ये किसान के नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ ये बिल है, एक एक इंसान के खिलाफ ये बिल है। देश में सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में धान, सस्ते में गेहूं किसानों से खरीदा जाएगा। अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति, जिनकी ये कंपनियां मैंने अभी आपको बताया बनी हुई है, ये बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उन्हीं सामानों को आपके रखेंगी। जब बाजार में इसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दाम में आपको बेचेंगी। जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को मोदी जी ने वैधता प्रदान कर दी, कानूनी वैधता प्रदान कर दी। अब मुझे जो कुछ भी बताना था, कहना था, जो जानकारी थी और जिसके कारण मैंने पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते आपको भी सोचना है, फैसला करना है। देश बेचने वालों के साथ जाओगे, अडानी और अंबानी के गुलामों के साथ जाओगे, या अन्नदाताओं के साथ जाओगे? इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।